अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी मैटर और मैटर। आपको लगेगा कि ये टॉपिक शामिल नहीं है आपके एसएलओ में, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है, किस लिए है वो मैं बताऊंगा आपके लिए। कि इसके अंदर एक बेसिक कंसेप्ट आपको मिलेगा इस वाली वीडियो के अंदर कि एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर के लिहाज से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब आप क्वार्क्स पढ़ोगे, क्वार्क वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बिना उसका फील सही नहीं आएगा, उसकी समझ सही नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है आपको ये वाला टॉपिक भी पढ़ें, क्योंकि वहाँ जाके जस्ट मैं एंटी पार्टिकल्स की बात करूँगा तो आपको ऐसे लगेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इधर बेसिक समझने के लिए ये लेक्चर देखें, बेशक नोट न करें, नोट करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स में दे दूंगा तो नोट्स को आप देख लें। तो आपने टॉपिक ये देखना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ इसलिए भी ज़रूरी है, ये वाला टॉपिक कुछ न्यूमेरिकल इस बेस पे आ सकते हैं, जो आपने फार्मूला देखा होगा इसी टॉपिक के नीचे, उस फार्मूले के बेस पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट तीसरी बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक क्योंकि इससे रिलेटेड सेकंड ईयर में जब आप जाओगे वहाँ पे आप पेयर इनहेलेशन और पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ोगे। उसके लिए एक बेसिक बुनियाद यहाँ से आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जाके कोई भी टीचर पढ़ाते हुए ज़्यादा डिस्कस नहीं करता इस चीज़ को कि पॉजिट्रॉन कैसे बनता है या कैसे बनता है। तो यहाँ एक बेसिक मिल जाएगा, फंडामेंटल आपको मिलेगा कि पॉजिट्रॉन कैसे बना या एंटी पार्टिकल कैसे बने और इसकी थ्योरी कैसे आई। ये चीज़ें सब मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए बने रहिए, इसलिए देखें, बेशक नोट ना करें, तो कंसेप्ट बनाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आप लोगों के लेक्चर्स में शामिल किया है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं लेक्चर्स की तरफ। तो क्या है टॉपिक? मैटर और एंटी मैटर है। समझ चुके हैं क्या है मैटर एंड एंटी मैटर? खैर ये आपके पास शामिल नहीं किया हुआ, लेकिन ये ऐसे रखते हैं ताकि आपको पढ़ना पड़े। तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो मैटर और एंटी मैटर क्या है, इसको समझते हैं। तो बेसिकली देखें, कुछ हिस्टोरिकल बात करते हैं बैकग्राउंड कि जब 1920 था, यानी कि 1920, 1920 में फिजिसिस्ट जितने भी थे, फिजिक्स के बंदे, तो वो क्या कर चुके थे, जितने भी फिजिसिस्ट थे वो इस हद तक पहुंच गए थे कि जो भी पार्टिकल है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉन्स है, उनको वो डिस्क्राइब करना जान गए थे कि क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी ये आपको अजीब लगेगा कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, तो इसको भी समझते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हल्की से डेफिनेशन आपको यहाँ पे करवा भी दूंगा। तो क्या जान चुके थे फिजिसिस्ट? ये जान चुके थे कि हाउ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्क्राइब, कैसे डिस्क्राइब किया जाए इलेक्ट्रॉन्स को, इन कहाँ पे? क्वांटम मैकेनिक्स, क्यूएम में, क्यूएम मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे डिस्क्राइब किया जाए। तो बात ये याद रखने की ज़रूरत है आपको कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है बच्चों, उस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि पार्टिकल्स की वेव नेचर को पढ़ा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कहा जाता है? वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स पढ़ी जाती है। क्या मतलब है सर? नहीं समझ आ रही, हमें तो कुछ भी नहीं पता। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो बच्चों, इससे पहले हमें ये फिजिक्स में बतलाया गया था कि जो वेव होती है वो तो सिर्फ साउंड वेव, ठीक है, लाइट वेव, यही वेव हो सकती हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जब बनी तो क्वांटम मैकेनिक्स ने सबसे पहले ये यानी कि जाहिर किया, ये आप आगे पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, तो उसमें सेकंड ईयर में पढ़ोगे, अभी यहाँ नहीं है तो सेकंड ईयर में रहेगा ये चीज़। तो उन्होंने ये बताया था कि जो पार्टिकल है वो भी वेव बन सकता है। तो खास तौर पर यानी कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को पढ़ा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि पार्टिकल कैसे वेव बन सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को ले लें, तो फिजिसिस्ट ये डिस्क्राइब कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉन को क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है। मैंने जो बात लिखी है, इस बात का मतलब क्या है, लिख तो आपने दी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया जाता था, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को पढ़ना शुरू किया गया था। हालांकि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। कैसे पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का मैस भी आपको देखने को मिलेगा, आपको याद भी होगा, ठीक है जी। तो मैस भी था, बज़ाहिर तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन पहली दफ़ा हिस्ट्री में, मतलब 1920 तक साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट इस हद तक पहुंच गए थे कि जो भी पार्टिकल होगा उसको वेव नेचर, उसकी वेव नेचर को पढ़ना सीख गए थे, यानी कि वेव में डिस्क्राइब करना सीख गए थे। क्यों सीख गए थे सर? क्योंकि आपने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पिछला टॉपिक पढ़ा था,
वहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल भी क्या है, एक पार्टिकल है, लेकिन वो वेव नेचर शो कर रहा था। कैसे कि साइंटिस्ट को ये आंसर नहीं मिल रहा था, पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ये आंसर नहीं मिल रहा था कि अल्फ़ा पार्टिकल के पास तो कम एनर्जी है लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता था क्वांटम टनलिंग के थ्रू। सारी बातें यहाँ कह दूंगा तो आगे क्या रह जाएगा, इसलिए थोड़ा रुकें। ठीक है जी, तो क्या कह रहे थे कि वेव नेचर शो करता है कोई भी पार्टिकल। ठीक है, किसी ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखो, पूरा एक मतलब ये वाली जो सीरीज चल रही है आपकी वीडियोस की बहुत अहम है इसके लिए समझने के लिए। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ा जाता है। बात समझियो, इसका मतलब है ये मार्कर है, ये भी वेव है, ये इंसान ये भी वेव हो सकते हैं क्वांटम के मैकेनिक्स के अनुसार, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन रिलेटिविटी का सामना करना पड़ा किसको, डिराक को। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यानी कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, जैसा कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि एग्जांपल क्या है वेव नेचर की, जैसे क्वांटम टनलिंग है। क्या है, क्वांटम टनलिंग है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है कैसे आता है। क्वांटम टनलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन के यानी कि अल्फा पार्टिकल के पास, अब यहाँ थ्योरेटिकल बताऊंगा, पिछले मैंने बता दिया था डायग्राम भी बना के। तो अल्फा पार्टिकल के पास कम एनर्जी होती है कि न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता, न्यूक्लियस के बैरियर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। तो वो क्या करता है, पार्टिकल वेव बन के बाहर निकलता था, वहाँ मैंने बात की थी। तो सेम उसी चीज़ को पढ़ा जाता है किसके अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, कि कैसे निकला। ठीक है, अब ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसके अंदर किसी भी पार्टिकल को वेव नेचर में स्टडी किया जाता है, लेकिन किसकी मदद से स्टडी किया जाएगा, क्या ऐसा कुछ है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जिसकी वजह से स्टडी किया जाएगा किसी भी पार्टिकल को वेव बना के। कैसे किया जाएगा, ये कैसे पता चला, ये पता चला श्रोडिंगर इक्वेशन से। क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। यस, ये नाम बड़ा अजीब सा है सर, कैसे आएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यस, क्या बता रहा हूँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है उससे स्टडी किया जाता है कि कोई भी पार्टिकल है तो उसको कैसे वेव में स्टडी करना है। ये इक्वेशन वैसे आप आगे बीएससी का टॉपिक है ये, वहाँ आपको ये पढ़ाया जाता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होती है। इसी से ही एक फंडामेंटल इक्वेशन है, इसी से ही कोई भी पार्टिकल है उसको वेव में स्टडी किया जाता है। समझ चुके हैं अब तक। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बड़ी अजीब सी इक्वेशन है, इस पर मत पढ़ना, इस पर मत पढ़ना। ठीक है, किसी ने फिजिक्स आगे पढ़नी है तो फिर पढ़ लेगा। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ें हैं इस पर गौर मत करो, बस दिखने में ऐसी लगती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो काफ़ी हायर मैथमेटिक्स लगती है इसके अंदर, तो वो हम वहाँ जाके, आप आगे किसी का दिल करे फिजिक्स पढ़ने का तो तब वो ये चीज़ें पढ़ लेगा। तो खैर आ जाओ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो मसला क्या था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, एक बड़ा मसला ये था कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स बनाई गई थी या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाई गई थी, ये वेव इक्वेशन ओनली एप्लीकेबल थी स्लो मूविंग पार्टिकल्स के लिए, यानी कि जो पार्टिकल आहिस्ता मूव कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल थे। अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी बुक की तरफ आ रहे हैं, तो बुक वाले की तरफ भी आ रहे हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी किसके लिए थी, ओनली एप्लीकेबल फॉर स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये क्या थी, फॉर ओनली स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए थी। यस, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई हो सकती थी, लेकिन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं थी। खास तौर पर मान ले कोई इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मूव करे, नियरली टू द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट के स्पीड के लगभग करीब मूव करना शुरू करें, तो न श्रोडिंगर वेव इक्वेशन काम करती थी, न क्वांटम मैकेनिक्स काम कर रही थी। तो उस वक्त आ गया एक साइंटिस्ट के फिजिस्ट आ गया, तो उसने ये काम मसला सॉल्व कर दिया। क्या, ये बुक वाला भी कहता है, आपकी बुक वाला कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करें नियरली टू स्पीड ऑफ लाइट, यस नियरली टू स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट के नियरली मूव करे तो देन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहो, क्वांटम मैकेनिक्स कहो, ये अप्लाई नहीं हो सकती थी उस वक्त। तो क्या फिर था ऐसा कुछ, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं थी। तो उस वक्त साइंटिस्ट का ख्याल आया, फिजिक्स का ख्याल आया खास तौर पर कि इसके अंदर रिलेटिविटी को भी ऐड किया जाए, क्योंकि रिलेटिविटी के अंदर उन पार्टिकल्स कहें उन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता था जिनकी स्पीड बहुत ही हाई हो।
टाइम डायलेशन का प्रोसेस के ऊपर लगे, ठीक है जी, लेंथ कंट्रैक्शन का प्रोसेस लगे, तो ये चीज़ें सब कुछ उसके ऊपर थी। तो रिलेटिविटी वाली चीज़ें आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, लेकिन जहाँ पे सिर्फ ख्याल आया कि साइंटिस्ट फिजिस्ट को कि इसके अंदर रिलेटिविटी भी मस्ट एडिट, यानी कि ज़रूर ऐड कर लेनी चाहिए, तो उन्होंने किसको लाया, रिलेटिविटी को, कि रिलेटिविटी को भी शामिल किया जाए। तो उसी दौरान एक यानी कि फिजिस्ट आया जिसका नाम था पुल डेराक, ठीक है जी, क्या नाम है, प्रोनाउंस ऐसे ही कर दो, डिराक आया, ठीक है जी। डिराक आया, कब आया ये, 1928, कब तो आया, तो पहले का आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसने इक्वेशन जो दी थी वो 1928 के अंदर दी थी, समझ गए। तो उन्होंने एक इक्वेशन सोचा इस मसले का हल, किस मसले का हल, कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा हो या उस वक्त उसके लिए ये इक्वेशंस अप्लाई नहीं है, उसकी वेव्स नेचर को स्टडी करने के लिए, तो उन्होंने 1928 के अंदर डिराक ने आके क्या कर दिया, रिलेटिविटी एक, फिर दूसरी क्या थी, क्वांटम मैकेनिक्स क्यूएम, इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन बना दी। यस, इक्वेशन क्या बनाई, तो इसके ऊपर हम नहीं जाते हैं, उसके सॉल्यूशंस के ऊपर ज़रूर बात करेंगे डिटेल में। एक इक्वेशन दी जिसका नाम डिराक इक्वेशन, इन्होंने इन दोनों को शामिल किया, मिक्सचर बनाया, दोनों को मिक्सअप किया, किसको, रिलेटिविटी को और क्वांटम मैकेनिक्स को, दोनों को मिक्सअप करवा के एक डिराक इक्वेशन बनाए, तो उसको कहते हैं डिराक इक्वेशन। तो क्या है वो भी हम नहीं लिखेंगे, जिस तरह ये देखने में अजीब सी लगती ना, तो डिराक की इक्वेशन भी बड़ी अजीब सी है, इसलिए उसमें मत पढ़ना। तो उन्होंने जस्ट क्या किए ये बता रहा हूँ, डिराक इक्वेशन दी। जो डिराक इक्वेशन थी वो बेस्ड करती थी किसके ऊपर, रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की है प्लस क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी, तो इन दोनों को ऊपर बेस करती थी। यहाँ से एक फिजिक्स के अंदर एक नई ब्रांच का वो होता है, बता देता हूँ आपको, नई ब्रांच एक आ गई थी डिराक इक्वेशन के बाद, जिसे हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। जैसे एक क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक वर्जन है, नया वर्जन है, जिसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक सब ब्रांच कह सकते हो, जो इन्हीं डिराक इक्वेशन के बाद बनी थी, जिसे क्या कहा जाता है, रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी। यानी कि रिलेटिविस्टिक करके रिलेटिविटी का नाम भी आ गया, क्वांटम थ्योरी यानी क्वांटम भी आ गई, तो वो एक अलग ब्रांच बनती थी। वहाँ पे स्पेशली उन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा जाता है जिनकी हाई मूविंग स्पीड हो, यानी कि नियरली टू स्पीड ऑफ लाइट हो, लेकिन कम हो तो फिर पिछले श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन काफ़ी उनके भी समझ चुके हैं। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, सही इंटरेस्टिंग है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इससे मत भागो। तो मैंने कहा डिराक इक्वेशन उसने बनाई थी, किस को बना के, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को, इन दोनों को मिला के डिराक इक्वेशन बनाई थी। लेकिन वो डिराक इक्वेशन क्या है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, तो जस्ट डिराक इक्वेशन बनाई थी। अब वो डिराक इक्वेशन किसके लिए, यानी कि एनर्जी पता करने के लिए खास तौर पर। अब उस डिराक इक्वेशन के सोल्यूशन उसने निकाले। सोल्यूशन में क्या देखना चाह रहा था वो, कि जो हाई मूविंग पार्टिकल होता है, हाई मूविंग पार्टिकल, उसके एनर्जी का सोल्यूशन निकाला है, एनर्जी का सोल्यूशन, और उस एनर्जी का सोल्यूशन आपके बुक में दिया हुआ है, यानी कि एनर्जी फॉर, फिर ये चीज़ें करके उसने क्या सोचा कि एनर्जी फॉर हाई मूविंग पार्टिकल्स वो क्या होगी, तो उसने वो निकाली। तो क्या मैं कह रहा हूँ, एनर्जी फॉर हाई मूविंग पार्टिकल्स, तो उसने कहा भाई एनर्जी फॉर हाई मूविंग पार्टिकल्स, हाई मूविंग पार्टिकल खास तौर पर इलेक्ट्रॉन, उसकी क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये निकालना चाह रहा था। अपनी इक्वेशन को सॉल्व की इसने, इक्वेशन का आंसर निकाला। कैसे निकाला, जैसे मैं कहूँ कोई इक्वेशन दे दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x 5x प्लस 6x करके प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कोई क्या है, ये क्या है, कोई फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, इसका x की वैल्यू निकालो तो सोल्यूशन हो जाएगा ना। तो इसी तरह ने इन्होंने भी इक्वेशन एनर्जी निकाली, उस अपनी इक्वेशन का सोल्यूशन करके उसे कहेंगे एनर्जी फॉर हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए। उसकी इक्वेशन आई थी किसकी इक्वल, प्लस माइनस रूट m स्क्वायर c⁴ प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, ये इक्वेशन आ चुकी थी। यस, ये इक्वेशन आ चुकी थी, इनके सोल्यूशन है दो। अब यहाँ पे साइन के ऊपर बड़ी डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लो, ये साइन क्यों है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये इक्वेशन उन्होंने निकाल के दी थी। अब पहले अंदर ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, ये क्या है, ओए ओए ये क्या है, पहले इनको डिटेल इनको जानेंगे, फिर साइन के ऊपर भी बात करेंगे, फिर एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट भी मिलेगा आपको। समझ चुके हैं आप तक? यस सर। तो चलिए, क्यों किस बात का इंतजार है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो याद रखें, कोई भी हाई मूविंग पार्टिकल हो, अब देखो हाई मूविंग पार्टिकल में कह रहा हूँ ना, मतलब इलेक्ट्रॉन हो,
इसके अलावा भी हो सकते हैं। खैर यहाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात कर रहा था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को ही देखा गया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का वेव नेचर स्टडी की जाए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात हुई थी, बात समझ रहे हो मेरी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी बात हुई थी। तो कोई भी हाई मूविंग पार्टिकल हो, दैट मीन कि नियरली टू द स्पीड ऑफ लाइट के 80% 90% के आसपास मूव करे, तो याद रखें किसी भी चीज़ की स्पीड लाइट की स्पीड जितनी नहीं हो सकती, उससे कम ही होती है हमेशा, ठीक है। तो रिलेटिविटी वाले टॉपिक में हम ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर हमारा रहता है, तो वक्त कम था तो इसलिए यहाँ पे आए, तो उसकी भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे इसी रमज़ान के अंदर, अगर अल्लाह ने चाहा तो। सही हो गया। अब ज़रा इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, बने रहिए। तो क्या क्या कह रहे हैं सर? यस मैं कह रहा हूँ कि इस रूट के अंदर वाली चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे बुक वाले ने ये भी कहा है कि प्लस वाला किसके लिए है, माइनस वाला, ये सब समझ आएगी आपको, टेंशन मत ले। पहले इस चीज़ को, कोई भी एनी हाई मूविंग पार्टिकल हो, हाई मूविंग पार्टिकल, अगर कोई हाई मूविंग पार्टिकल है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ऊपर बात करेंगे क्योंकि शुरू का दौर चल रहा है, ठीक है। अभी हम बहुत 1920-28 के दौर में चल रहे हैं, सही है, वही वाली बातें कर रहे हैं। यस, आ जाओ। तो कोई भी हाई मूविंग पार्टिकल हो, उसके पास दो तरह की एनर्जीज हो सकती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बता रहा हूँ कौन कौन सी। एक एनर्जी उसके मैस की वजह से होती है, आइंस्टाइन के मुताबिक। अब देखो, इस बंदे ने दोनों को मिक्स कर दिया था। किस चीज़ को मिक्स कर दिया था? दोनों मतलब रिलेटिविटी और क्वांटम को मिक्स कर दिया था। तो रिलेटिविटी तो ये कहती है कि अगर कोई मास रुका हुआ तो उसके पास भी तो एनर्जी है, यही कहती है ना। तो एक होगी एनर्जी ड्यू टू मैस, उसके मैस की वजह से, यानी वो उसके उस बॉडी का मैस है तो दैट मीन कि उसके पास एनर्जी है। अगर रुका हुआ पड़ा है तब भी एनर्जी है। तो दो तरह की एनर्जीज हो सकती है। एक होगी एनर्जी ड्यू टू मैस। क्या मैं कह रहा हूँ? एनर्जी ड्यू टू मैस। कोई भी बॉडी हो तो या हाई मूविंग पार्टिकल हो, उसके पास दो तरह की एनर्जी। खैर ये एनर्जी तो हमेशा होगी, एनर्जी ड्यू टू मैस हमेशा होगी। ये रेस्ट में हो तब भी होगी, वेलोसिटी जीरो है तब भी होगी। या इसी को क्या कहा जाता है? दूसरा रेस्ट मैस एनर्जी कहा जाता है। यस, रेस्ट मैस एनर्जी कहा जाता है। रेस्ट मैस एनर्जी। रमज़ान मुबारक हो। मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो पहला रोज़ा है आज। एनर्जी ड्यू टू मैस या रेस्ट मैस एनर्जी। एक दूसरी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन यानी कि मोशन की वजह से, या जिसे क्या कहा जाता है, या जिसे क्या कहा जाता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन कहेंगे। यस सर। या दूसरा नाम क्या है? नहीं, दूसरा नाम तो नहीं, बस चल बहुत हो गया। इसको कहते हैं, इसको, यानी दो तरह की एनर्जीज हो सकती है। ये एनर्जी हमेशा होगी, एनर्जी ड्यू टू मैस, क्योंकि मैस तो होता है। एनर्जी ड्यू टू मोशन तभी होगी जब वो मूव कर रहा हो हाई वेलोसिटी के साथ। यस। अब ये वाली एनर्जी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने कहा था रेस्ट मैस एनर्जी है वो ई नॉट, खैर लिख लेते हैं हम, ई नॉट एम सी स्क्वेयर। खाली ई भी लिखा जाता है, इससे टेंशन मत लो, एम सी स्क्वेयर करके लिखा जाता है इस वाली एनर्जी को, ठीक है। अब ये मैं समझाऊंगा ये क्या है, ये कैसी है, ये बात समझा रहा हूँ। लेकिन ये असल में जो आई है वो ड्रैग की इक्वेशन से आई है। वो एक लंबा प्रोसेस है, हम एक दूसरे मेथड से यहाँ निकालने जा रहे हैं। भले वो उसका नहीं था, लेकिन किसी हद तक ये ठीक है, आपको समझाने के लिए ठीक है। वरना उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में जाएंगे ना, बहुत बड़ा मतलब कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाओगे। तो सिंपल रखने के लिए ये चीज़ें मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो आ जाओ, एनर्जी ड्यू टू मैस है और दूसरा क्या है बता सकते हो आप? एनर्जी ड्यू टू मोशन। वो एनर्जी ई होती है पीसी के, पीसी वो कंप्यूटर वाला पीसी नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन यानी कि मोमेंटम और साथ सी स्पीड ऑफ लाइट। देखो कोई चीज़ स्पीड मोशन में होती है तो उसके पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है तो मोमेंटम की वजह से भी एनर्जी होती है, ठीक है जी। तो मैं कह सकता हूं कि ये मोमेंटम, हरगिज ये मत समझना कि ये mv है। यस, ये नहीं है, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट नहीं है। ये जो पीछे क्लासिकल मैकेनिक्स में आप पढ़ते आ रहे हो या लीनियर मोमेंटम वगैरह पढ़ते हो, ये उस तरह नहीं है, ये उस तरह का मोमेंटम नहीं है। ये किस तरह का मोमेंटम है फिर सर? ये होता है रिलेटिविस्टिक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये गेमा क्या है? ये आर जैसा क्या है? इसको कहा जाता है रिलेटिविस्टिक फैक्टर। आर को क्या कहा जाता है? रिलेटिविस्टिक फैक्टर। इसको क्या कहा जाता है? रिलेटिविस्टिक फैक्टर।
जैसे कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो उसकी टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रक्शन के लिए ये फैक्टर लगाया जाता है। ये आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ये किसके इक्वल होता है? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के बराबर होता है। ये फैक्टर लगता है इसके साथ, यानी कि मोमेंटम टोटल पी किसके इक्वल होगा? फिर एम वी लिखोगे, इसके साथ नीचे क्या लिख सकते हो? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इधर साथ में 1 भी होता है, लेकिन मैं वो 1 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है जी। तो क्या आएगा? एम वी डिवाइड बाई ये सब कुछ मोमेंटम इसके बराबर होता है। जस्ट कोई लाइट स्पीड के, कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के लगभग 90% 80% क्लोज मूव करता है, तो तब उसके लिए मोमेंटम ये होता है, ये नहीं है। तो मतलब इस P का मतलब ये है, यहाँ जो P लगता है ना, ये वाला लगता है। बात समझो, P यही वाला लगेगा। आई समझ? तो देखो E इक्वल टू ई प्राइम मैंने बोल दिया, पी सी के इक्वल होता है, तो पी सी है, ये इसके इक्वल है। तो मतलब कोई हाई मूविंग पार्टिकल हो, यानी कि ऐसा कोई पार्टिकल जिसकी स्पीड बहुत ही तेज है, बहुत ही ज्यादा है, दैट मीन कि उसके पास दो एनर्जीज होंगी, एक तो उसकी मैस की वजह से, एक तो उसकी यानी कि स्पीड की वजह से। अब बोले ये क्यों आता है, यानी कि ये क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब लाइट की स्पीड से कोई चीज मूव कर रही हो तो उस वक्त उसका मैस कंजर्व नहीं होता, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये बहुत चीजें एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं जाते हैं, तो बोल दो बस इसके लिए ये फैक्टर लगेगा सीधा सीधा, क्योंकि रिलेटिविस्टिक फैक्टर है इसलिए लगता है। समझ गए ना? तो अब दो तरह की एनर्जीज होंगी पार्टिकल के पास। कौन सी एनर्जी होंगी बताओ? यानी कि एक एनर्जी ड्यू टू मैस, एक एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी कि जिसे रेस्ट मैस एनर्जी भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं रेस्ट मैस एनर्जी इज नथिंग बट इतनी एनर्जी जो उसका मैस है उसको एनर्जी बना दो, वही होती है रेस्ट मैस एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी होगी, वो किसकी इक्वल होगी? वो किसकी इक्वल होगी? ई नॉट प्लस बोलो ई प्राइम। यानी कि मैं क्या 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 लिख रहा हूं? टोटल एनर्जी इक्वल टू ई नॉट प्लस ई प्राइम। मतलब ई नॉट क्या है? देखो मैं यार डायरेक्ट ये चीज समझाना चाह रहा हूं, अंदर ये क्या है, उसके लिए ये सारा कुछ पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अच्छा, ताकि फील आए भाई क्या है? तो इसके बाद चीजें सही होंगी। E इक्वल टू वट एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ड्यू टू मैस प्लस एनर्जी ड्यू टू मोशन। इन दोनों एनर्जीज को आप प्लस करोगे, वही टोटल एनर्जी होती है किसी भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग पार्टिकल के पास। तो ये बात तो ऐसी हुई ना, जैसे कैसे, जैसे मैं कहूँ ये कोई फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स बना ले, एक को बोल दे Fx है, एक को बोल दे Fy है। अब एक इस डेरिवेशन को निकालने का एक सिंपल तरीका ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। वैसे ऐसा नहीं है, ठीक है, ये डिराक इक्वेशन से आया और डिराक इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी से आई है, तो उस पर नहीं जाते, एक सिंपल तरीका रखा है ताकि ये चीज़ समझ आए और साथ में इसके अंदर की चीज़ें भी समझ आए। अब अंदर की चीज़ें कैसे आई है ये चीज़ समझ आई, समझ गए? तो अब मैं लिख सकता हूँ एफ फोर्स किसके इक्वल होगी? यहाँ से एफ फोर्स आप लिख लेते हो कि एफ एक्स प्लस एफ वाई की इक्वल होगी। यस सर, कैसे? क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो रिजल्टेंट होती है वो इन दोनों के सम के इक्वल। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या है जी, यहाँ पे आप इसी और इसी को सम कर देते हो टोटल एनर्जी। तो अब इसको अगर मैं एफ मैग्नीट्यूड के लिहाज से लिखना चाहूँ, क्योंकि खाली एफ लिखना चाहूँ, तो इस तरह की एक ट्राइंगल मैं इसके लिए बना रहा हूँ। वैसे तरीका नहीं है डेरिवेशन का, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। आप कर सकते हो, ये कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके साथ। आप एनालॉजी इस्तेमाल करके कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई मसला नहीं है, इसलिए एनालॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इसके लिए मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ, यस, इसके लिए एक ट्राइंगल बना सकता हूँ। तो बनाइए सर, किस बात के इंतजार में? मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ। तो मैंने कहा दो तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। एनर्जी ड्यू टू मैस वो आती है ई नॉट इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ई प्राइम यानी मोशन की वजह से क्या है बोलो, अभी निकाले थे, पी सी होती है। अब पी किसकी इक्वल होता है उस पर ना जाओ, आगे ये इसी की इक्वल होता है। तो अब इसके लिए भी मैंने कहा दो तरह की एनर्जीज है। तो मान के चलो एक मेरी एनर्जी ये होगी ई नॉट वाली, एक एनर्जी ये थी मान के चलो ई प्राइम वाली। तो इनका रिजल्टेंट में ऐसे बना दिया, यानी कि टोटल को ऐसे बना दिया, समझ चुके हैं अब तक? टोटल को ऐसे बना दिया। तो ये एनर्जी भी बेसिकली इन्हीं दो पे डिपेंड करती है, ठीक। कभी कभी ये वाली बहुत कम हो जाती है, ये ज़्यादा हो जाएगी, तो ये दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, यानी कि एक ज़्यादा एक कम होती है। तो ऐसे लिख सकते हो। तो डेरिवेशन करने के एक आसान तरीका आपके लिए दे रहा हूँ, सही है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर ये ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बोलो
पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बोलो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर सकते हैं। बोलो हाइपोटेन्यूज कितना है, ई है, तो ई का स्क्वायर कर दिया मैंने। बेस क्या है, ई नॉट है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, सही है। परपेंडिकुलर क्या है, ई प्राइम है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसमें पुट कर दिए, वैल्यूज वही आ जाएंगी, साइन का मसला रहेगा, साइन नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो साइन के लिए आप क्या करोगे, समझना होगा उसको पीछे गहराई में जाके। अब आ जाओ, क्या प्लस माइनस लगा सकते हो फिर भी मैं यहाँ पे। अब क्या होगा, रूट लीजिए दोनों तरफ, रूट लीजिए तो क्या हो जाएगा, कट गया, ई इक्वल टू, अब ये कटेगा तो इधर प्लस माइनस लगा सकते हो एक तरह से, ठीक है। मैथ में ई नॉट किसके इक्वल आएगा, बोलो एम सी स्क्वायर का स्क्वायर, ए नॉट की जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ई प्राइम की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो पीसी का स्क्वायर, ठीक है। एक तरह से डेरिवेशन बन करके आ रही, आप पेपर में भी लिख सकते हो ऐसे डेरिवेशन। खैर ये वो है आपका फॉर्मेटिव टॉपिक है, मैंने कहा समझने के लिए इंपॉर्टेंट है यार, और कुछ नहीं, समझो इसलिए। तो एम मैंने 3 चीज़ें बताई थी क्यों इंपॉर्टेंट है। जब देखो एम के ऊपर स्क्वायर आएगा, सी के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि 4 बन जाएगा, 2 टू 4, पी के ऊपर स्क्वायर आएगा और सी के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो ये फार्मूला बन चुका है, बन के तैयार हो गया आपके लिए, तो ये फार्मूला बन चुका है। अब इस फार्मूले को ड्रैग ने क्या किया, ये एनर्जी का सोल्यूशन का फार्मूला है। ड्रैग ने कहा यहाँ पे कि इस फार्मूले के अंदर 2 चीज़ें हैं भाई। अब हम उस साइन की तरफ जा रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ जा रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। तो ड्रैग के ख्याल में कैसे आया कि भाई ये एंटी पार्टिकल है, ड्रैग के ख्याल में ये कैसे बात आई कि ये एंटी पार्टिकल के लिए मैं नेगेटिव लिखूं, दूसरे के लिए पॉजिटिव लिखूं, नेगेटिव, उसको एंटी पार्टिकल नाम क्यों दिया, ये चीज़ें समझ आएगी आपको, देखना। तो मैं कह रहा हूं कि E इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं प्लस, एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे ना, एम स्क्वेयर C4 प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, फिर एक दफ़ा माइनस करके लिखें, माइनस एम स्क्वेयर C4 पी स्क्वेयर C2। तो ये उसने कहा था, ये जो है प्लस वाला, ये उन्होंने कहा था मैटर के लिए, यानी कि पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर है, यानी कि पार्टिकल है। इसने कहा था ये एंटी पार्टिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉन का एंटी अपोजिट पार्टिकल के लिए है, जो कि क्या था, पॉजिट्रॉन था। अब ऐसे तो नहीं जाएंगे हम, ये कह के तो नहीं जाएंगे यहाँ से, बस ये था। तो भाई क्यों कहा, उसके जहन में ख्याल कैसे आया कि भाई ये एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का एंटी है, उल्टा है, या कहे नेगेटिव एनर्जी वाले को उसने एंटी पार्टिकल क्यों कहा, ऐसे कैसे ख्याल आ गया उसके जहन में। तो कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो हो गया होगा उसके साथ, तो उसके बाद ये बात कही है, ठीक है। वो हम बात करने हैं, ठीक है। वीडियो सीडियो क्लियर है, काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है, ओए होए, तो बने रहें। तो आते हैं इसकी तरफ। इसके लिए ड्रेक ने अपनी एक वो थ्योरी दी जिसे ड्रेक होल थ्योरी कहा जाता है, कि इसके जहन में ये ख्याल ऐसे नहीं आया, ड्रेक होल थ्योरी से आया। तो वो बात मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इस फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, आगे आपके एग्जाम्पल भी है, कि वो भी है, असाइनमेंट भी है, ठीक है। तो वो यहाँ से अब ये चीज़ समझ तो आ गई होगी कि P है मोमेंटम, लेकिन ये सादा वाला मोमेंटम नहीं है, ठीक है, वो वाला है, मैंने लिखा भी था। M मास ऑफ द पार्टिकल होगा, ठीक है जी, और C आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, E एनर्जी है उनकी। चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं होगी, बोलो, चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं होगी, बोलो, कैसे बोलोगे। अब आ जाओ इनके ऊपर बात करते हैं कि एंटी पार्टिकल नाम ऐसे तो नहीं आया, तो उसके लिए ड्रेक ने अपनी क्या बात कही थी, ड्रेक होल थ्योरी कही थी। ड्रेक सी मॉडल कहो या ड्रेक होल थ्योरी, ड्रेक सी भी था, या जैसे ड्रेक होल थ्योरी है कह देते हैं, चलो ड्रेक सी मॉडल, ड्रेक सी कहा था उसने, या ड्रेक सी, ड्रेक का समंदर। इस समंदर में जाना है इसके लिए। तो बड़ा मसला ये था कि उसने क्वांटम के अंदर स्टेट्स होती है, जैसे हमने पीछे उसको निकालते हुए भी, क्या कहते हैं उसको, अल्फ़ा पार्टिकल को निकालते हुए स्टेट बनाए थे, कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सब स्टेट्स हैं, जिसके अंदर एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर, मतलब हमने कहा था एनर्जी रिलीज करके बाहर आएगा, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे भी क्या है, इसने स्टेट्स बनाए, इनकी एनर्जी लेवल्स बनाए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। एनर्जी लेवल इस तरह बनाए इस ड्रेक ने कि भाई यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया, बात समझो। तो इसने कहा कि यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी, मैं बता रहा हूँ,
यहाँ पे एक स्टेट है, ये बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो है, क्योंकि कुछ एनर्जी नेगेटिव में भी आती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इसने एनर्जी लेवल्स बनाए, ड्रेक ने। एनर्जी लेवल समझते हो, जैसे ये होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल, फिर ऊपर ये शेल को कहते हो ना, तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स बनाए क्वांटम के अंदर, इसे क्वांटम स्टेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसने ये लेवल्स बनाते गया, ठीक है, ऊपर बनाते गया, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, कुछ ही बनाऊंगा, आपको समझ आएगी। तो ये वाला लेवल जो था बीच वाला, जिसको मैं डॉटेड भी कर रहा हूँ, देखो इस लेवल को ज़ीरो एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल कैसा था, ओए हाय ज़ीरो एनर्जी लेवल, मार्कर उड़ के चला गया, ज़ीरो एनर्जी लेवल है। इसके ऊपर इसके पास यहाँ पे जब होगा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन होगा, उसके पास एनर्जी कितनी होगी, या उसका रेस्ट में एनर्जी होगी, मतलब रुका हुआ यहाँ पे होगा फर्स्ट शेल में, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, मोटा मोटा समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर ऊपर जाए ना, प्लस वाले स्टेट्स होंगे, क्योंकि देखो ऊपर प्लस वाई होता है, नीचे माइनस वाला वाई होता है। अब इस नीचे वाले में, बस नीचे वाले में क्या था, तो ये दोनों स्टेट्स को बनाया, प्लस वाले एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन के लिए बनाए हैं ऊपर, यहाँ से ऊपर +1 +2 इस तरह समझो, ऐसे प्लस वाले एनर्जी स्टेट्स, ऊपर जाता जाएगा एनर्जी लेवल, ऊपर जाता जाएगा एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, सबसे नीचे कम हो, ठीक समझियो, अब तक समझ चुके हो। अब इसने नीचे वाले एनर्जी लेवल्स भी बनाए, निचले वाले एनर्जी लेवल्स, ये फिर ये फिर ये फिर ये एनर्जी लेवल्स बनाए, नेगेटिव एनर्जी लेवल्स भी बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि उसकी जो इक्वेशन आई थी उसमें, उसके सोल्यूशन में ये दो बातें थी कि एक दफ़ा एनर्जी पॉजिटिव भी आ रही थी, नेगेटिव भी आ रही थी, तो इसने नेगेटिव एनर्जी लेवल्स भी बनाए, पॉजिटिव भी बनाए। अब ये नेगेटिव एनर्जी लेवल्स है, नीचे वाले क्या है -y है, तो नेगेटिव एनर्जी लेवल्स होंगी। बात समझ रहे हो जी, बात समझ रहे हो। नेगेटिव एनर्जी लेवल्स भी बनाए। अब समझो ये नेगेटिव एनर्जी लेवल्स, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन क्यों नेगेटिव आया, ठीक है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब नेगेटिव एनर्जी लेवल्स बनाए, ड्रेक ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे, इस पॉजिटिव एनर्जी लेवल में, ये तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन ही होगा ना। अब इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स, अब इसकी बात क्या गलत साबित हो रही थी, ये बात बता रहा हूँ। बात इस तरह गलत हो रही थी कि अगर इसके नीचे भी एनर्जी लेवल्स है, क्योंकि जब भी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी इमिट करता है। अब अगर इधर का इलेक्ट्रॉन का हो या इधर का इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी हाई है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव एनर्जी लेवल में आएगा, पहले वाला नेगेटिव, फिर दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरे वाला, पहले वाला नेगेटिव एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी रिलीज वो करेगा, लॉस करेगा, निकाल देगा। फिर दूसरे वाले में जाएगा और ज़्यादा करेगा। जितना लो एनर्जी लेवल में जाता है, हाई एनर्जी से जितना लो में जाता है, आपको पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो जी, केमिस्ट्री में यही तो पढ़ते हो, क्या कहते हो केमिस्ट्री में, एक कंप्यूटर वाले भी हैं बीच में जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, देखो 9-10 में तो पढ़ी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है पहले शेल में, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है पहले शेल में, कि कौन ज़्यादा एनर्जी छोड़ देगा बाहर, ऊपर वाला, क्योंकि ये ज़्यादा दूर से है। तो सोचो इधर से इलेक्ट्रॉन अगर पहले वाले में आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, अगर ये इसमें जाता है और ज़्यादा करेगा, अगर इसमें जाता है ये और ज़्यादा करेगा। तो भाई ए ऑलरेडी था किसमें, मतलब ये ऑलरेडी सबसे लो वाले एनर्जी स्टेट पे था, लेकिन इससे नीचे आते इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी। ये कंट्रडिक्शन थी, मतलब ये नेचर के खिलाफ थी कि ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, फिर तो इतनी एनर्जी है नहीं इसके पास, कहाँ से देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई, इसलिए इस बात से बचने के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक ये जो नेगेटिव एनर्जी लेवल्स हैं या नेगेटिव एनर्जी जिनकी है, उधर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर होता है, सी होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर होता है। बात समझो क्या बोला इसने, इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर होता है, जिसे इसने डायरेक्ट सी कहा। इसने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे आसपास हैं, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन खुद उधर जाना नहीं चाहता, उधर से बचने के लिए, देखो पहले यही चीज़ें चलती थी, जाना नहीं चाहता है, थ्योरी है ये, ठीक है, डायरेक्ट सी थ्योरी है, तो इधर जाना नहीं चाहता है, जिसे डायरेक्ट होल थ्योरी भी कहते हैं, इधर जाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये नीचे वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी लेवल है, ये फिल है, भरे हुए ऑलरेडी से, फिक्स है, इसमें कोई जा ही नहीं सकता, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल है,
तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जाके उसकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी यानी कि सब एनर्जी लेवल के अंदर, एनर्जी लेवल होता है ना, उसके अंदर सब एनर्जी लेवल यानी SPDF आप कहते हो, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब तीसरा नहीं आ सकता, अपोजिट स्पिन के साथ आ सकते हैं। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि एक ही स्टेट के अंदर यानी कि एक एनर्जी उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक स्टेट के अंदर, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं समा सकते हैं। तो औरों के लिए जगह नहीं है, जहाँ पे जगह नहीं है, और अगर इधर आना है तो कोई बाहर से हमें एनर्जी देंगे फिर चले जाएगा। अभी मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ, समझो, यहाँ से नहीं आ सकता, इसलिए ये इसने बोला कि ये वाली नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। अगर है तो भी कैसे होगी, यानी कि अगर यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, लोगों ने पूछा भाई इलेक्ट्रॉन को निकालना है कैसे निकालोगे, तो उन्होंने कहा कि इधर और इधर के बीच में जो एनर्जी होती है वो होती है रेस्ट मैस एनर्जी, जितनी एनर्जी होती है 0 से लेके फर्स्ट एनर्जी लेवल तक रेस्ट मैस एनर्जी जितनी एनर्जी होती है, जो कि इसके बराबर होती है mc² के बराबर। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें एनर्जी कितनी होगी, अभी तक बात समझ आ रही है, यस mc² है। तो अगर देखो, अगर यहाँ से यहाँ इसके बीच में एनर्जी गैप कितना होगा, ये भी लोगों ने पता किया। ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आगे टेबल बना हुआ है, उधर बताया हुआ है उन्होंने, रेसमेस एनर्जी सबकी बताई हुई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये रेसमेस एनर्जी कितनी है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आगे बताऊंगा ये कैसे निकलती है, अभी नहीं बताता। इतनी एनर्जी होती है। इधर के लिए कितनी होती है, ये भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये निकलती कैसे ये भी बताऊंगा। इतनी एनर्जी की होती है। तो अगर इसकी एनर्जी भी इतनी, इस स्टेट की भी एनर्जी, देखो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल तक, अगर पॉजिटिव तक ऊपर 0 से प्लस वाले फर्स्ट एनर्जी लेवल तक जाना है तो इतनी एनर्जी, इससे नीचे इतनी एनर्जी। तो अगर कोई बाहर से फोटॉन आ जाए, देखो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर से फोटॉन इमिट फॉल करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल में जाता है, यानी कि उसको एनर्जी मिलती है तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी या बाहर चला जाता है, यही कहते हैं ना, ठीक है। नीचे से ऊपर जाए तो फिर हमें एनर्जी देनी पड़ती है दूसरे शेल में भेजने के लिए, नीचे से ऊपर देने के लिए। यानी कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको ऊपर भेजना है तो इसको फोटॉन फॉल करो, ऊपर चला जाए, ऊपर से नीचे आए तो एनर्जी लॉस करता है। तो अगर मुझे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये वाला, तो मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि 2 एनर्जी। मतलब एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, मतलब फोटॉन की एनर्जी डिफरेंट होती है, ठीक है, अलग अलग फोटॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। तो हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी बाहर से, बोलो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए। अब देखो एंटी पार्टिकल की बात इसने क्या कही थी वो मैं बता रहा हूँ। नेगेटिव एनर्जी कहा था, जो नीचे वाले नेगेटिव वाली साइड पे जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी नेगेटिव होगी, उनके लिए ये कहा था कि ये एंटी पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अब क्यों कहा था ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आ जाओ, इतनी एनर्जी देनी होगी क्योंकि इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस के बराबर, फर्क जितना है ना उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये बाहर जाएगा, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये बाहर जाएगा, अदरवाइज नहीं जा सकता भाई, ऊपर चला जाएगा, बाहर नहीं, ऊपर चला जाएगा। इधर देखो यहाँ से एनर्जी दे दो तब ऊपर जाएगा ना। मुझे इन दोनों शेल, अगर पहले वाले इधर भेजना है तो इन दोनों शेल की एनर्जी की डिफरेंस डेल ई के बराबर, यानी कि E2 माइनस E1 के बराबर। ये केमिस्ट्री में पढ़ते थे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये E1 है, ये E2 है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो फिर जाएगा, ठीक है। मतलब इससे इधर जाने के लिए यही चाहिए होती, मान लीजिए इधर से जाना है तो तब कितनी चाहिए होती, E2 माइनस E1, ठीक है। तो इतनी एनर्जी देंगे तो ऊपर चला जाएगा, यही कहते होते हैं ना। तो मुझे इन दोनों एनर्जी लेवल्स, एक एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है 0.51 0.5। मान लें यहाँ से यहाँ के लिए एनर्जी डिफरेंस इतनी है तो इसको गैमा यानी कि फोटॉन देना पड़ेगा, यानी कि फोटॉन गैमा फोटॉन जिसकी एनर्जी कितनी हो 0.51 प्लस 0.51 कितनी होती है ये टोटल 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि किसी कोई गैमा फोटॉन हो जिसकी एनर्जी इतनी हो, उसको अब इसके ऊपर फॉल करवाएं तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, फिर एंटी पार्टिकल बन जाएगा। यही कहा था उसने, थ्योरेटिकल कहा था, थ्योरेटिकल, बाद में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर फोटॉन आ जाए जिसकी एनर्जी कितनी हो, इन दोनों एनर्जी लेवल के गैप के बराबर हो, उसको जब एनर्जी इस फोटॉन के ऊपर फॉल करें, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा
और यहाँ पे होल बनेगा। इसको किसने कहा था कि इन सब पूरे समुद्र के बीच में, यानी कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में एक होल बन जाता है, एक होल बन जाता है। उस होल को इसने कहा था पॉजिट्रॉन। अब उस होल को कौन भर सकता है? कोई इलेक्ट्रॉन ही भर सकता है। ये होल क्या है? बेसिकली E+ है, या कह लें पॉजिट्रॉन है। तो इसने कहा था कि पॉजिट्रॉन इज नथिंग बट, यानी कि जो ड्रेक सी है उसके अंदर कोई होल है, उसको इसने कहा था, यही इसी होल को इसने कहा था कि पॉजिट्रॉन है। क्या कहा था? पॉजिट्रॉन है। तो इसलिए इस चीज़ को ऐसे भी शो करते हैं। अब जब आप वो रिएक्शन करेंगे, पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन की रिएक्शन, जैसे मैं कह रहा हूँ पेयर इनहेलेशन में, पेयर प्रोडक्शन में हम यही तो करते होते हैं, यही तो करते हैं, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन ये मैंने कहा था ना, आगे के लिए ज़रूरी है। कहाँ के लिए ज़रूरी है? FSC के लिए। वहाँ पे क्या होता है, गेमा रे को, गेमा फोटान को इसके ऊपर फाल करवाया, इसके ऊपर फाल करवाया, और ये इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाएगा। यस, पीछे क्या बन जाएगा? होल। उस होल को पॉजिट्रॉन कहा था, या एंटी पार्टिकल है किसका? किसका? इलेक्ट्रॉन का। यानी कि गेमा छोड़ा, गेमा से क्या निकला? क्या निकला? बोलो ना, क्या निकला? एक एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चला गया, ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है। दूसरा प्लस E+, यानी कि पॉजिट्रॉन बन जाता है। तो इस पॉजिट्रॉन जो ड्रेक सी के अंदर एक होल होता है, उसको उसने पहली दफा हिस्ट्री में पहली दफा कह दिया कि भाई ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का उल्टा है। थ्योरेटिकल। बाद में एक्सपेरिमेंटली डिस्कवरीज हुई हैं, बता रहा हूँ। ये आपको थोड़ा ब्रीफ बताना जरूरी है, क्योंकि आगे के लिए कंसेप्ट सेकंड ईयर के लिए भी ये बहुत काम आएगा। ऐसे नहीं लेक्चर, सेकंड ईयर में ये चीज़ें कम बदलाई जाती है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से इस एनर्जी के बराबर, इन दोनों एनर्जीज के बराबर एक फोटॉन हमने फाल करवाया, वही फोटॉन जाएगा, निकालेगा एक किसको? किसको? इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, जो कि होल है, उसी होल को उसने पॉजिट्रॉन कहा था। इसका उल्टा भी, इसी को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। जब कोई फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन बना दे, पॉजिट्रॉन तो बनता था ना, होल बन गया था नीचे, इस वजह से। पेयर इनहेलेशन में इसका उल्टा है। इसीलिए अब ये पार्टिकल है, उसका एंटी पार्टिकल है, इसका उल्टा है। ये उल्टा इस तरह है, जब इसको इधर लाएंगे भर जाएगा। तो इस तरह देखें, पेयर इनहेलेशन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन प्लस E+ पॉजिट्रॉन मिल जाते हैं तो इसके क्या बनता है? 2 गेमा रे फोटॉन निकलते हैं। इस बारे में थोड़ी आगे डिस्कस करूंगा। अब ये गेमा रे फोटॉन की एनर्जी कितनी थी? 1.02। अगर मैं इसको इस अकेले की कितनी थी? फोटॉन की एनर्जी इतनी थी। बाद दफा ऐसा भी हो सकता है एक अकेले फोटॉन की एनर्जी कितनी हो? 0.51, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी वेरिएबल होती है जी, वो डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर। अब देखें क्यों, कौन सा प्रोसेस हो रहा है। अब अगर मैं इस अकेले को, इसको भी फोटॉन कह सकता हूँ, इसको भी फोटॉन कह सकता हूँ, इसकी जगह मैं 2 फोटॉन को भी बना सकता हूँ, इससे आगे ये भी बना सकता हूँ। क्रॉस सिमेट्री कहा जाता है। ये आगे मैं समझाऊंगा आपके, ये क्वार्क्स लेप्टॉन वगैरह पढ़ाते हुए, वहाँ पे ये चीज़ आती है क्रॉस सिमेट्री वाली। ये चीज़ वहाँ पे भी मदद करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, हल्का फुल्का नहीं। यही चीज़ क्रॉस सिमेट्री होती है। इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। ये क्रॉस सिमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आगे के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए समझो 2 फोटॉन करके ये भी बना सकते हैं, क्योंकि यही 2 फोटॉन मिलके एक बड़ा फोटॉन गेमा बनाया था, ये वाला। या इसे 2 गेमा भी कह सकते हैं। इसी को आगे लिख दो E- प्लस E+। पेयर इनहेलेशन में, ये पेयर प्रोडक्शन था। पेयर इनहेलेशन में जब ये दोनों मिलते हैं अपोजिट वाले, तो उससे एनर्जी निकलेगी। 2 ही क्यों निकले? 2 ही क्यों निकले? 2 ही क्यों निकले? इसलिए निकले, देखो इसलिए निकले क्योंकि 2 गेमा, एक नेगेटिव इधर से एक प्लस इधर से, ये आपस में टकराएंगे, अपोजिट आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो एक फोटॉन ने जाना है इधर गेमा को, एक ने जाना है नीचे। मोमेंटम एनर्जी को कंजर्व करने के लिए 2 निकलते हैं। जब दोनों का कोलिजन होगा पेयर इनहेलेशन के अंदर, ये आगे बताऊंगा फिर से मैं, कोलिजन होगा दोनों का, एंटी पार्टिकल पढ़ाऊंगा ना अभी, उसमें बताऊंगा। ये दोनों कोलिजन करेंगे तो एक गेमा ऊपर जाएगा, एक गेमा नीचे जाएगा। क्यों सर? देखो पहले इनका डायरेक्शन अपोजिट थी, मोमेंटम भी अपोजिट होगा। जिस तरफ स्पीड होती है उसी तरफ मोमेंटम होता है। स्पीड इस तरफ, एक की स्पीड इस तरफ, तो मोमेंटम अपोजिट है। तो बाद में मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एक ऊपर एक नीचे जाएगा। बात समझो कि नहीं? समझ गए सर।
आगे चलिए अब क्या पढ़ा दिया आज लोगों को, थोड़ा डिटेलिंग में ज़्यादा गए तो मसला नहीं है, बने रहे। तो चलो आ जाओ। तो फिर देखो, अब ये नेगेटिव एनर्जी लेवल्स थे, इनके लिए नेगेटिव एनर्जी लेवल्स थे, तो इसको एंटी पार्टिकल नाम दिया इस होल को, और ये नेगेटिव एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो होल जो हमेशा कहाँ पे होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो होल बनेगा, इसने ऐसा कहा था शुरू में। बाद में अलग अलग चीज़ें आई, उसके बात आगे करेंगे। खैर आपके उसमें नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं किया, वरना ये टॉपिक इससे भी ज़्यादा लेंथी बनना था। तो क्या था कि ये नेगेटिव एनर्जी किन की थी, ये जो होल बन रहे थे यहाँ पे, या पॉजिट्रॉन बन रहे थे। इसी तरह किसी और के ऊपर फॉल करो तो यहाँ और पॉजिट्रॉन बनेगा, किसी और के ऊपर फॉल करो और पॉजिट्रॉन बनेंगे। तो नेगेटिव एनर्जी सिर्फ इन पॉजिट्रॉन, इन होल्स की होती थी, होल्स की रहती थी। इसलिए इन होल्स के लिए इसने कह दिया कि ये एनर्जी किसकी है, एंटी पार्टिकल की है, एंटी पार्टिकल की होगी। बात समझो, इसलिए इसने कहा था नेगेटिव एनर्जी, बाकियों के लिए पॉजिटिव कहा था। क्वांटम स्टेट्स इसने बनाए थे। बात समझ गए हो? अब समझ गए सर। फिर ये बात करेंगे। अब बात करते हैं एंटी पार्टिकल की, मैटर एंटी मैटर की भी बात करेंगे, टेंशन मत लो, मैंने नोट्स में लिखा है ये बात। अब मैटर एंटी मैटर वो तो आसान सा है यार, इतना मुश्किल नहीं। अब ये चीज़ समझानी बहुत होती है। एंटी पार्टिकल, यस, एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल क्या होगा बोलो, एंटी पार्टिकल क्या होगा बोलो। एंटी पार्टिकल है अपोजिट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का अपोजिट। अपोजिट किस सेंस में, किस सेंस में अपोजिट है ये बताओ? अपोजिट ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल का अपोजिट। लेकिन ये टोटली अपोजिट नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या है, पॉजिट्रॉन है, टोटली अपोजिट नहीं है। समहाउ कुछ चीज़ों में अपोजिट है, कुछ चीज़ों में सेम भी है, बस अपोजिट है इसलिए। तो हमारे यूनिवर्स के अंदर, पहले कहानी करता हूँ। हमारे यूनिवर्स के अंदर कहा जाता है कि हर मटेरियल जो जितने भी हमारे यूनिवर्स है, ये बनी होती है पार्टिकल से, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, क्वार्क्स, क्योंकि प्रोटॉन फर्दर क्वार्क से मिलकर बनते हैं, न्यूट्रॉन वगैरह से। तो फॉर ईच एलिमेंट्री पार्टिकल, हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल से, यानी कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल से ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हर एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए एक अपोजिट पार्टिकल है। यही तो बात हुई थी। पहले हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, थोड़ी हिस्ट्री पीछे रह गई, मैंने फिर इस तरफ आना था, वो हिस्ट्री देखो। पहले हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं यार, थोड़ी हिस्ट्री के ऊपर, तो फिर इस तरफ आऊँगा, ठीक है। मुझे याद आया यहाँ पे कि हिस्ट्री क्या थी कि इन 1928, यानी कि 1928 के अंदर फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में थ्योरेटिकल डिस्कवरी हुई थी एंटी पार्टिकल। यानी थ्योरेटिकली एंटी पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड, यानी कि थ्योरेटिकल, या कह रहे मैथमेटिकल, थ्योरेटिकल एंटी पार्टिकल, जो एंटी पार्टिकल है उसको थ्योरेटिकली क्या किया था, डिस्कवर, एंटी पार्टिकल वर डिस्कवर। यस, सही सुना आपने। सेम कुछ सालों बाद, बात ज़्यादा आपकी बुक में लिखी हुई, इन 1932 जेम्स एंडरसन, या कह लें कार्ल, CARL है, ठीक है, कार्ल है क्या, कार्ल एंडरसन, साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है। इसने ऑब्जर्व किया था, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था किसको, एंटी पार्टिकल को, यानी कि ख़ास तौर पर पॉजिट्रॉन को। एंटी पार्टिकल जो पॉजिट्रॉन ही था पहली दफ़ा, यानी कि एक्सपेरिमेंटली इसने डिस्कवर किया था, देखा था ऐसा। एक्सपेरिमेंटली पॉजिट्रॉन वर डिस्कवर, पॉजिट्रॉन वर डिस्कवर कहाँ पे, इन कॉस्मिक रेस, इन कॉस्मिक रेस ऑफ क्लाउड, थ्रू क्लाउड चैम्बर। अब ये बातें मैं करूँगा, समझ तो नहीं आई होगी, समझ तो नहीं आई होगी। यानी कि पहली दफ़ा कॉस्मिक रेस के अंदर पॉजिट्रॉन को इसने देखा था। कॉस्मिक रेस क्या होती है, ये आउटर स्पेस से रेज आती हैं, सन वगैरह से, बाहर से, जो प्रोटॉन्स पे मुश्तमिल होते हैं। 90% उसको कॉस्मिक रेस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, बात समझो। तो वहाँ ये आके हमारे आउटर एटमॉस्फेयर, ज़मीन के बाहर वो टकराते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे ये पॉजिट्रॉन बनता है कोलिजन की वजह से, जहाँ हाई एनर्जी और कोलिजन हो वहाँ पे ये बनते हैं। जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर आज के दौर में ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर
जो एलिमेंट्री पार्टिकल है इनको छोड़ा जाता है तो वो हाई स्पीड के साथ मूव करते होते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर। जी आगे हम पढ़ेंगे। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर भी इनको ऑब्जर्व किया जाता है आज के दौर में, समझ चुके हैं अब तक। तो इसको पहली दफ़ा कॉस्मिक रेस में देखा गया था, और किस चीज़ से देखा था? क्लाउड चैम्बर। ये डिटेक्टर है, डिटेक्ट करने के लिए है, ठीक है जी। बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं डिटेक्ट करने के लिए, उसमें से एक है ये क्लाउड चैम्बर, ठीक है। तो इससे हम डिटेक्ट करते हैं किसी भी पार्टिकल को। तो आगे शायद हम इस चीज़ को भी पढ़ें, और तरह के भी होते हैं इसके अंदर। तो पॉजिटिव, तो अब ये बात समझ आई हिस्ट्री थोड़ी सी। तो अब आ जाओ, एंटी पार्टिकल तो बन गया था भाई, थ्योरेटिकल भी डिस्कवर हुआ, एक्सपेरिमेंटली भी डिस्कवर हुआ, यहाँ आप देख पा रहे हो। तो अब आ जाओ, अपोजिट है किस चीज़ का? पार्टिकल का अपोजिट है कौन? एंटी पार्टिकल। पार्टिकल का अगर अपोजिट है तो हमारी जो यूनिवर्स है वो किससे बनी हुई है? आवर यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है इज मेड अप ऑफ, किससे बनी हुई है? मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनी है बच्चों। मैंने ये बात लिखी हुई है, सच एज प्रोटॉन वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर ईच एलिमेंट्री पार्टिकल, यहाँ सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, ये लिख सकते हो। फॉर ईच पार्टिकल, क्वार्क्स का भी अपोजिट होता है, एंटी क्वार्क्स होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम। फॉर ईच, जिस तरह इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या है यहाँ पे, बोलो? पॉजिट्रॉन है, इसी तरह हर एक का होता है। फॉर ईच पार्टिकल देयर इज ऑलवेज अपोजिट, for each particle there is always opposite anti-particle associated with it. For each part there is always opposite particle is associated with it. That is, उसको क्या कहा जाता है? That is anti-particle। एक तरह से definition भी बन गई आपके लिए। That is anti-particle, that is anti-particles। अब सोचो, तो एंटी पार्टिकल्स होते हैं। अब इस बात के ऊपर हम बात करते हैं। देखो, हर एक का एंटी पार्टिकल होता है, हर एक का, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। तो अब मैंने पीछे पार्टिकल डिके, एंटी पार्टिकल का एक पीछे दूसरा वीडियो मेरा, इसमें मैंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि अगर इलेक्ट्रॉन है उसका एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन है। इसी तरह प्रोटॉन है, इसका एंटी पार्टिकल क्या है? एंटी प्रोटॉन है। इसी तरह न्यूट्रॉन है, इसका एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन है। इसी टॉपिक के आगे टेबल भी बना हुआ है इसका, उसमें भी आपको ये दिया हुआ है। वो टेबल में बना के थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो हर एक का अपोजिट है। तो जिस तरह आप देखते हो, क्या देखते हैं आप? क्या आप देखते हैं? जिस तरह आप देखते हो कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या 1-1 होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। यही कुछ होता है हाइड्रोजन के पास ज़िंदगी में, इससे हाइड्रोजन बनता है। तो अगर हाइड्रोजन का यानी कि एक पॉजिट्रॉन मिल जाए और एक एंटी प्रोटॉन, देखो डैश किया जाता है, ठीक है, इनके ऊपर प्रोटॉन का पी है तो इसके ऊपर डैश, ये एंटी प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, ये पॉजिट्रॉन है, ये एंटी पॉजिट्रॉन है, एंटी पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, ये एंटी प्रोटॉन है, इसका एंटी पार्टिकल है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है ये। जब ये दोनों मिलेंगे तो हाइड्रोजन बनेगा, लेकिन वो एंटी हाइड्रोजन बनेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ पे है? मैटर के अंदर है, जो हमें दिखाई पड़ता है। तो एंटी हाइड्रोजन कहाँ पे होता होगा? एंटी मैटर में होगा। एंटी हाइड्रोजन कहाँ पे होता होगा? बोलो जी, एंटी मैटर में होगा। यानी कि हर एक का एंटी हो सकता है, इसीलिए तो मिरर इमेज बोलते हैं। एंटी ऑक्सीजन भी होता होगा, एंटी हाइड्रोजन तो एंटी ऑक्सीजन, इस तरह सारे एलिमेंट्स होते होंगे। इस तरह हमारा भी कोई एंटी होता होगा। तो खैर ये एक मिस्ट्री है, आपकी बुक में आगे दिया हुआ है कि ये अनसॉल्व है अभी तक कि एंटी मैटर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, या कह लें कि कहाँ क्यों नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है, या कहते हैं ये बहुत थोड़े मिकदार में है इस दुनिया में इसलिए दिखाई नहीं पड़ता, या कहते हैं कि जितना हमारा मैटर है इतना ही है। क्योंकि पीछे इसने भी कहा था कि जो ड्रैक है उसने कहा था
कि ये जो एंटी मैटर है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो उसने कहा था सी बनाया था, किसका सी, ड्रैग सी मॉडल में, या कह लें ड्रैग होल थ्योरी में, उसने कहा उसमें जो नेगेटिव वाले हैं ये हमें फील्ड होते हैं। तो फील्ड इसलिए कि आसपास बहुत ही ज़्यादा होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन यानी कि डिके होके कोई तो लोअर एनर्जी लेवल में आके उसमें जा ही नहीं सकता, उस सी में जा ही नहीं सकता, क्योंकि सी में जगह ही नहीं है, वो इतना भरा हुआ है। तो खैर ये एक मिस्ट्री है, वो आपके टॉपिक में नहीं था इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया वो वाला टॉपिक, ठीक है। तो ये एंटी हाइड्रोजन भी बन सकता है इस तरह, ठीक। तो पहली दफ़ा जो सीरन आपके एक लेबॉरेटरी है अमेरिका के अंदर, तो उसके अंदर ये चीज़ें बनाई जाती है, एंटी हाइड्रोजन बनाया गया है अभी तक, बात समझ रहे हैं, एंटी हाइड्रोजन बनाया गया है। तो अब ये चीज़ आपको डिस्कस करूं कि एंटी पार्टिकल के अंदर थोड़ा से, अगर आपसे कहें कि क्या है नोट लिखो, तो ये बातें आप लिख सकते हो। तो एक बुक के अंदर एक क्वेश्चन है कि कैन एंटी मैटर बर्न, क्या एंटी मैटर बर्न हो सकता है? यस, बर्न नहीं होता। अगर उसके लिए बर्न होने के लिए ये चीज़ लाजमी होगी, मैं यहाँ थ्योरेटिकल बता रहा हूँ तो आप चीज़ समझ जाओ, नोट्स वगैरह हैं तो वहाँ पढ़ लीजिए, हो जाएगा। जिस तरह देख लें, मैंने कहा कि मैटर को बर्न होने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है कंबस्शन के लिए। ऑक्सीजन फूंक मारते तो तभी और जलता है ना, जो चीज़ जला रहे होते हो वो, क्योंकि मैटर को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसी तरह एंटी मैटर को बर्न होने के लिए एंटी ऑक्सीजन चाहिए होगा। अगर एंटी ऑक्सीजन हो तो तब मैटर बर्न होगा, बात समझिए हो कि नहीं। तो इसके अलावा मैटर कब होता है बर्न, मतलब जब एंटी मैटर कब बर्न होता है? एक तो बर्न होगा तब जब एंटी ऑक्सीजन मिले उसको, ठीक है। एक तो उसको हम कोलिजन करवा दें या उसको मिला दें एंटी मैटर को मैटर के साथ, तभी भी एनहिलेशन होगी। एनहिलेशन होगी, एक दूसरे को खा जाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, फिर एनहिलेशन। अब ये पीछे बात की थी, तो मैंने यहाँ ये बात भी कह सकता हूँ कि मैटर और एंटी मैटर, या मैटर और एंटी पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल ऑलवेज एनहिलेट इच अदर। दे, यानी हम लिख सकते हैं पार्टिकल या एंटी मैटर लिखो, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ऑलवेज एनहिलेट ईच अदर, एक दूसरों को इनहेलेट करते हैं। कैसे करते हैं देख लो, कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा पॉजिट्रॉन है प्लस इलेक्ट्रॉन है, मिल जाके क्या बनाएंगे? 2 गामा रे फोटॉन। तो ये इनहेलेट करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने कहा था कि ये अपोजिट अपोजिट आ रहे हैं, इधर से ये आ रहा है, तो आएंगे कोलिजन करेंगे तो एक फोटॉन इधर जाएगा, एक फोटॉन, एकदम धमाका हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, ये पे इनहेलेशन वाला टॉपिक है लास्ट क्लास में। तो इससे फिर एनर्जी निकलती है, बात समझियो। अब थोड़ी वो डिस्कशन उस टेबल की करते हैं, समझिए, वीडियो काफ़ी लें। तो चलें अब टेबल देखें, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि मैस इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन उसका एंटी पार्टिकल दोनों का। तो इलेक्ट्रॉन का मैस कितना है? 931 × 10⁻31, ये आपको पहले भी पता था। उतना ही मैस कितना है पॉजिट्रॉन का भी है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये रेस्ट मैस है, रेस्ट मैस, रेस्ट मैस इलेक्ट्रॉन का। अब आगे आ जाओ, प्रोटॉन का मैस जितना है उतना ही एंटी प्रोटॉन का भी होगा, बात समझो। और मैस थोड़ा सा न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, आपको पता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है। वो कितना है? ये, और इसका ये आ गया, सेम सेम मैस। मैस सबका सेम सेम है, जो इसका याद किया दूसरा का भी। मैस में आ जाओ, मैस भी सेम है। ये रेस्ट मैस है। ये कौन सा मैस है? रेस्ट मैस। अब ये आपके मेगा इलेक्ट्रॉन बोल कर ये न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, अक्सर ऐसा दिया होता है। तो ये कैसे निकालते हैं ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो निकालने आ गया तो आपको, अगर भूल भी गया ना, याद करोगे, वरना तो आप ये याद करना पड़ेगा आपको। अगर निकालना आता है तो फिर आपको भूल भी गया तो आप तब भी निकाल के रख सकते हो याद। ये आया है इलेक्ट्रॉन का, एक का निकालूंगा, बाकियों का आप समझ जाओगे। इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, आ जाए कैसे निकलता है। ये मैंने कहा था रेस्ट मैस एनर्जी, वो किससे इक्वल थी? mc²। अगर इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन का मैस पुट कर दीजिए यहाँ पे m की जगह। अगर रेस्ट मैस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो ये m की जगह इलेक्ट्रॉन का मैस पुट करोगे तो c तो स्पीड की लाइट है। अगर यही चीज़ प्रोटॉन के लिए करना चाहते हो तो प्रोटॉन का ये वाला मैस पुट कर दोगे, सही। अगर एंटी प्रोटॉन करने के लिए ये, फिर न्यूट्रॉन के लिए ये मैस पुट करना होगा, और एंटी न्यूट्रॉन के लिए वो वाला पुट करना होगा। खैर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए करवाता हूँ, आप समझ जाओ क्या होता है मैस। 931 × 10⁻, बोलो कितना? -31 kg है।
मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर कितनी है 8 का स्क्वायर कर देंगे, समझ गए। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ मल्टीप्लाई करना है तो ये जौल में आ जाएगी एनर्जी किसमें, हमें जौल में नहीं चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगी। ये सब कुछ करने के बाद खैर आ जाओ, इसको ले जाओ, इसको 9.31 करो, इसको करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर -31 आएगा, इसको करेंगे तो 9 आएगा, इसको करेंगे तो 10 की पावर 16 आएगा, क्योंकि 8 टू 16 होता है। अब ये 10 की पावर वालों को एक साथ करो तो क्या बनेगा, बोलो बोलो, 9.31 को मल्टीप्लाई करो 9 से और इन दो को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 15 -15, बात समझो। इनको मल्टीप्लाई करो, अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए इधर आओ, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 9 पॉइंट लगभग 19 आता है, नहीं 8 पॉइंट आता है, 8.19 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगा -15 जौल आ गया, एनर्जी जौल में आ गई। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो आपको ये बात पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जौल। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में बताया था, नहीं आता तब भी देख लो। 1 वोल्ट में इलेक्ट्रॉन की चार्ज जितना होता है ना, सीधी चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही होता है ना 1.6 10 की पावर -19 कूलम, उसके आगे जौल लगाओ यही बनेगा, बस एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी जौल होता है। डायरेक्ट ऐसे याद रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना ही होता है लेकिन बस जौल की यूनिट लग जाती है, क्योंकि वोल्ट 1 है, 1 वोल्ट ही रखते हैं हम, एनर्जी की यूनिट्स है ये भी। तो ये इतना आ गया, समझ गए। इससे डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो तो आपसे क्या आएगा, जौल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है, इस तरह करना होता है, जौल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए डिवाइड कर दिया मैंने इसको, यहाँ किससे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इन दो को सब कुछ सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, इस 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाओ, इन दो को डिवाइड करो, सब कुछ करने के बाद 511,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इसको इधर से इधर ले आओ तो 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 हो सकती है, यानी कि 0.511 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, मेगा, 10 की पावर 6 क्या होता है मेगा, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट में एनर्जी हमने निकाल दी है, बात समझियो। तो इसी तरह आप इसके लिए भी निकाल सकते हो, इसका भी यही आएगा क्योंकि मैथ सेम है, फिर इसके लिए ये वाला मैथ यहाँ पे डालना होगा, बाकी उसी तरह डिवाइड कर देना होगा, ये आएगा ये। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, भूल गया तो तरीका याद हो, तरीके से कर लोगे, सही है। तो चार्ज देख लो अपोजिट होते हैं, आपको पता है चार्ज के लिहाज से ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल अपोजिट होंगे। अगर इसका -1 है तो ये +1 होगा, अगर इसका +1। अब यहाँ मैं बताऊँ आगे न्यूमेरिकल में आपको डेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देंगे, तो न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है, मेगा की वैल्यू पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वापस जौल में लेके आना हो तो क्या करेंगे, अभी डिवाइड किए थे ना 1.6 10 की पावर -90 से डिवाइड किए थे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे फिर आएगा। तो देख लो इसका +1 है प्रोटॉन का, तो इसका चार्ज -1 आएगा, तो दोनों न्यूट्रॉन में चार्ज 0 होता है। अब आ जाओ स्पिन देखो, सेम स्पिन है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वही पॉजिट्रॉन की भी स्पिन है, जो प्रोटॉन की स्पिन है वही एंटी प्रोटॉन की भी स्पिन है, जो एंटी न्यूट्रॉन की स्पिन है वही एंटी न्यूट्रॉन की भी स्पिन है। अब आ जाओ फैमिली देखो, इस दुनिया के अंदर 2 मेन बड़े पार्टिकल है, मेन ब्रांचेस ऑफ पार्टिकल, एक होते बोसॉन्स, एक होते फर्मियंस। तो बोसॉन्स वो होते हैं, आपकी बुक में नीचे दिया हुआ है, जिनका स्पिन 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। बोसॉन फोर्स कैरिंग पार्टिकल है, फोर्स एक्सचेंजिंग पार्टिकल है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो 2 मैसेज के बीच में होती है वो ड्यू टू बोसॉन्स होती है। बोसॉन्स बहुत तरह के हो सकते हैं, गुलुआंस वगैरह, ये बहुत सारे आते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। गुलुआंस ये सारे बोसॉन्स में आते हैं। नेक्स्ट जो पार्टिकल्स की जो मेन सबसे बड़ी टॉप वाली कैटेगरीज है, 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं दुनिया में, एक होते हैं फोर्स कैरिंग पार्टिकल, एक होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। मैटर में एंटी मैटर और मैटर दोनों के पार्टिकल्स होते हैं, वो सब के सब फर्मियंस में आते हैं। अब ये देखो ये मैटर ही बनाते हैं ना, ये सब मैटर और एंटी मैटर ही बनाते हैं, इसलिए सब की फैमिली क्या है, फर्मियंस ही है। बात समझ आई कि नहीं, सबकी फैमिली फर्मियंस है। तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले, आगे लेक्चर्स हमें रिमेनिंग रहते हैं। तो काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी और नई चीज़ें आपको मिल गई होगी, तो उम्मीद करता हूँ समझ आई। आप लोगों का सपोर्ट प्यार देख के बहुत खुशी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।